बेटा गुड मॉर्निंग। तो मैं समझता हूँ आप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम चलते हैं क्लास 9th की तरफ। सब्जेक्ट हिस्ट्री है और लेसन आपका सेकेंड है, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। आज का टॉपिक है वीडियो नंबर 4 होगा। इससे पहले मैं 3 वीडियो और कर चुका हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके यूट्यूब पर देख लीजिएगा। तो आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट 4, लास्ट पॉइंट था सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, और नेक्स्ट पॉइंट आपका है 2 द रशियन रिवॉल्यूशन में आज हम इसको चर्चा करने वाले हैं वन बाय टॉपिक। जो फर्स्ट पॉइंट है रशियन एम्पायर इन 1914 और इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो आज हम 2-3 टॉपिक को देखने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप उसको ध्यान से सुने। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप 29 पेज को ओपन कर लीजिए ताकि आप लाइन बाय लाइन देख सकें और इजीली समझ सकें। तो आइए देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो वीडियो नंबर 3 और 2 में पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, कि आखिर यूरोपियन कंट्री में जो समाजवाद है वो कैसे आया था और उसे क्या इफेक्ट पड़ा था यूरोप में। इसके पहले पढ़ा था हम लोग इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेज की। जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी थे, जो इंडस्ट्रियल में वर्क करने वाले वर्कर्स थे, चाहे वुमेन मैन या जो चाइल्ड हैं, उन्होंने किस तरह की सोसाइटी को एस्टेब्लिश किया और सामाजिक बदलाव कैसे किया। तो हम इन तमाम टॉपिक्स को पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे कि जो सोशलिज्म थी, जो समाजवाद था यूरोप में, उसकी जो आइडिया थी, जो विचार थे, जो थिंकिंग थे, उसे कैसे यूरोपियन कंट्री के अदर्स पार्ट में जो उसको स्प्रेड किया गया, उसे क्या बेनिफिट हुआ आपको अदर्स कंट्री में, तो हम यहाँ जानेंगे, इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं पहले हम लोग 1.4 पॉइंट को, सपोर्ट फॉर द सोशलिज्म। तो बाय द 1870s सोशलिस्ट आइडिया जो स्प्रेड थ्रू द यूरोप, यानी कि जो सामाजिक जो विचार था वो धीरे धीरे आपको पूरे यूरोपियन कंट्री में फैल गया। टू कोऑर्डिनेट देयर इफोर्ट्स, उसके इफोर्ट्स को या सोशलिस्ट जो है वो फॉर्म्ड एक इंटरनेशनल बॉडीज, एक तरह से एक इंटरनेशनल बॉडीज एक शेप दिया उन्होंने, उसका एक फॉर्म दिया, उसको बताया, उसको नाम दिया गया आपको सेकेंड इंटरनेशनल, नेमली द सेकेंड इंटरनेशनल के नाम से उसको एक शेप दिया गया। इसके देखते हैं माध्यम से द वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन टू फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर द बेटर लिविंग एंड वर्किंग एसोसिएशन, यानी कि इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि जो इंग्लैंड और जर्मनी में जो वर्क करने वाले जो कंपनी के वर्कर्स थे, उन्होंने एक एसोसिएशन, एक संगठन बनाया जिसके माध्यम से उन लोगों ने अपने लाइफ के बारे में, लाइफ कैसे बेटर हो सके, वर्किंग कंडीशन कैसे बेटर हो सके, इसके लिए वो लोग ने फाइट करना स्टार्ट कर दिया। उसने पूंजीपतियों से, उद्योगपतियों से, इंडस्ट्रियलिस्ट या कैपिटलिस्ट से क्या किया, संघर्ष करना स्टार्ट कर दिया अपने लाइफ को लेकर के, अपने लाइफ को बेहतर बनाने को लेकर के। एंड दे सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर्स इन द टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांडेड रिड्यूशंस ऑफ वर्किंग आवर्स एंड द राइट टू वोट। और धीरे धीरे उन्होंने फंड इकट्ठा किया, कलेक्शन किया, ताकि अगर मेरे पास पैसा रहेगा, पूंजी रहेगा, तो कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि हम किसी अपने मेंबर्स को हेल्प कर सकते हैं, ताकि वो फाइट करेगा अपने वर्किंग आवर को कम करने को लेकर के, अपनी सिचुएशन को और अधिक से लेकर के, या राइट टू वोट को लेकर के कभी कभी डिमांड होगी तो उस फंड से क्या किया जाएगा, उस पैसे को खर्च किया जाएगा। उन्होंने फंड तैयार किया। इन जर्मनी, अगर जर्मनी की बात करें, दिस एसोसिएशन वर्कड क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, यानी जो जर्मनी के वर्कर्स थे, उन्होंने एक पार्टी बनाया, उसका नाम दिया क्या, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, जर्मनी में संस्थाएं या ग्रुप बनाया और वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उसके अगेंस्ट में राइट किए, धरने किए, आंदोलन किए, रिवोल्यूशन किए, और दे हेल्प टू विन पार्लियामेंट्री सीट, और उन्हें पार्लियामेंट्री सीट को हासिल करने में, जीतने में, इससे उनको हेल्प मिला। और बाय 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियंस फॉर्म्ड द लेबर पार्टी इन ब्रिटेन, और 1905 में जो समाजवादी नेता थे और ट्रेड यूनियन के जो लीडर्स थे, उन लोगों ने मिलकर के एक लेबर पार्टी का गठन किया और ब्रिटेन में। एंड द सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस, सोशलिस्ट पार्टी जो फ्रांस में लीड किया। हाउएवर टिल 1914 द सोशलिस्ट नेवर सक्सीड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप, जबकि यूरोपियन कंट्री में कहीं भी जो सोशलिस्ट पार्टी ने अब तक जो है कहीं गवर्नमेंट फॉर्म करने में सफलता प्राप्त नहीं की थी। रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रॉन्ग फीचर्स इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, देयर आइडिया डिड शेप लेजिस्लेशन बट द गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी रन बाय द कंजर्वेटिव्स। हालांकि इनका रिप्रेजेंटेटिव जो बहुत काफ़ी तगड़ा रहा, स्ट्रांग रहा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में, यानी कि जो कोई भी रूल बनने में या कोई भी
नियम बनाने में काफ़ी इनकी इम्पोर्टेंस रही, रोल प्ले किया लोगों ने। लेकिन जो वहाँ पर शासन का मेन अधिकार था वो उस समय तक आपको कंजर्वेटिव्स के अंडर वो कंट्रोल होता था और लिबरल्स और रेडिकल्स के अंदर में। तो ये देखा हम लोगों ने कि जो सोशलिज्म को सपोर्ट करने वाले कई अलग अलग पार्टियां थी, लेबर पार्टी थी, ट्रेड यूनियन के लोग थे, जिन्होंने क्या किया, इस समाजवाद को सपोर्ट करने का काम किया। हम आगे के टॉपिक में देखेंगे कि आखिर रशिया में रिवोल्यूशन कैसे हुआ, कौन से लोग थे जो रिवोल्ट कर रहे थे और ये कब हुआ, इसका क्या इफेक्ट पड़ा। तो हम पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे द रशियन रिवोल्यूशन में। आइए देते हैं ये हुआ कब। तो इन वन ऑफ द लिएस्ट इंडस्ट्रियलाइट यूरोप स्टेट दिस सिचुएशंस वाज रिवर्स्ड, यानी कि एक समय था जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ करता था, वो फिर से एक बार वहाँ पर रिवर्स हुआ और सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द अक्टूबर रिवोल्यूशंस ऑफ 1917, यानी कि यही घटना जो है जो यूरोपियन कंट्री में हुआ था, तो वही घटना सेम यहाँ पर दोहराने का प्रयास किया गया रशिया में। कब? 1970 के रिवोल्यूशन के बाद ना। सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द अक्टूबर रिवोल्यूशंस इन 1917, यानी कि रशिया में 1917 में एक क्रांति हुई थी, एक रिवोल्यूशन हुआ था जिसको कि हम रशियन रिवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें हुआ क्या था एक्चुअली, तो यहाँ पर हुआ था कि मोनार्कियल सिस्टम को गिरा करके, यानी कि राजतंत्र को हटा करके, है ना, वहाँ पर प्रजातंत्र एक तरह से डेमोक्रेटिक रूल को इस्टेब्लिश किया गया था। कब? 1917 में। कहाँ पर? रशिया में। तो इसी को जानते हैं हम लोग, इसी को क्या कहते हैं, रशियन रिवोल्यूशन। तो आखिर देखते हैं हाउ डिड इट्स दिस कम अबाउट, आखिर ये कैसे हुआ वहाँ पर। व्हाट वेर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन रशिया व्हेन द रिवोल्यूशंस अकर्ड, और वहाँ पर रशिया में सामाजिक और राजनीतिक कंडीशन क्या थी जब वहाँ पर रिवोल्यूशंस हो रहे थे या हुए। तो इसके आंसर के लिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है अपना 2.1 को, द रशियन एम्पायर इन 1914, कि आखिर 1914 में, यानी कि रिवोल्यूशन से पहले रशिया की क्या कंडीशन थी, वहाँ पर किस राजाओं का शासन होता था और किस तरह से वहाँ का कंट्री था, वहाँ का साम्राज्य कैसा था, वहाँ की इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सोसाइटी कैसी थी। हम इन तमाम बातों को देखेंगे कि आखिर जो है इस बैकग्राउंड कैसे तैयार हुआ रिवोल्यूशन करने के लिए, लोग कैसे तैयार हुए इतने बड़े साम्राज्य के सामने खड़ा होने का, आवाज़ उठाने का और अपनी सरकार को वहाँ पर बनाने के लिए तैयार कैसे हुए, क्या कंडीशन थी कि इनको उस मोमेंट के लिए तैयार किया। हम तमाम बातों को देखेंगे पॉइंट वाइज पॉइंट। देखते हैं कि सबसे पर रशियन एम्पायर, जो रशियन साम्राज्य था वो कितने लंबा चौड़ा एरिया में फैला था, इसमें कौन कौन से कंट्री शामिल थे, उस पर किन राजाओं का आधिपत्य इस रिवोल्यूशन से पहले था ना। तो इन 1914 शार निकोलस सेकेंड रूल्ड रशिया, यानी कि 1914 में जो है वहाँ का राजा था कौन, शार निकोलस। याद रखना आता है कि हु कंट्रोल्ड द कंट्री बिफोर द रशियन रिवोल्यूशन, शार निकोलस ना। कब? 1914 तक, 1914 से। एंड इट्स एम्पायर, और इसकी साम्राज्य भी था, बिसाइड द टेरिटोरीज अराउंड मॉस्को, यानी कि अलग अलग जो इसके पड़ोसी राज्य थे मॉस्को। द रशियन एम्पायर इंक्लूड करेंट डे, जो आज का नाम है करेंट डे में फिनलैंड, लताविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, पार्ट ऑफ द पोलैंड, यूक्रेन एंड द बेलारूस, ये सब ये पार्ट्स हैं वो पहले कभी रशिया का पार्ट्स हुआ करते थे, जो आज क्या हो गए हैं, अलग अलग इंडिपेंडेंटली इसकी राज्य स्टेट बन चुके हैं। इस हमारे कंट्री से पाकिस्तान, बांग्लादेश या अदर जो पार्ट्स जो अलग सेपरेट हो गया है, ये भी कभी हमारे कंट्री का पार्ट हुआ करता था। उसी प्रकार रशियन में ये जो पार्ट्स जो 1914 में क्या थे, एक में मर्ज था। इट स्ट्रेच टू द पैसिफिक एंड कंप्राइज टूडेज सेंट्रल एशियन स्टेट्स एज वेल एज क्या है, जोरिया, आर्मेनिया एंड अल्बेरियन, ये नाम है कंट्रीज का, ये सब पहले उसमें हुआ करता था। द मेजॉरिटी रीजन्स वाज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, और जो यहाँ के मेजर पॉपुलेशन था वो लगभग आपको ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी धर्म को मानते थे। इसके अलावा विच हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, बट द एम्पायर आल्सो इंक्लूड, इनके राज्य में मेनली आपको क्रिश्चियन के लोग थे ऑर्थोडॉक्स चर्च में, ग्रीक वाले में और रशियन ऑर्थोडॉक्स में। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर कैथोलिस्ट भी थे, प्रोटेस्टेंट भी थे, मुस्लिम और बौद्धिस्ट भी यहाँ पर रहा करते थे। कहाँ पर?
रशियन में। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस पर रशियन साम्राज्य जो है 1914 में किस तरह से फैला हुआ था, वहाँ के पॉपुलेशन किस तरह से थी। हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट 2.2 की कि इकोनॉमी एंड सोसाइटी रशियन की कैसी थी, रशियन का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था, वहाँ का समाज कैसा था, क्या करते थे। हम इन तमाम बातों को यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं इस टॉपिक में। एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 1900 के स्टार्टिंग में 10 to 20 के आसपास देखा गया था वहाँ पर कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रशियाज पीपुल वेयर एग्रीकल्चरिस्ट, यानी कि 20th सेंचुरी का स्टार्टिंग में वहाँ का जो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी वो किसमें इन्वॉल्व थी, एग्रीकल्चरल फील्ड में, यानी कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ज़्यादा करती थी। अबाउट 85% ऑफ रशियन एम्पायर्स पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चरल, यानी कि वहाँ के 85% जो पॉपुलेशन थी रशिया की वो अपनी जीवन को जीने के लिए अपने जीविका का उत्पादन केवल कृषि क्षेत्र से किया करते थे। दिस प्रोपोर्शन वाज हायर दैन इन मोस्ट यूरोपियन कंट्री, यानी कि जो रेशियो था वो अदर्स यूरोपियन कंट्री से बहुत ज़्यादा था, यानी कि अदर्स यूरोपियन कंट्री में इतने पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चरल फील्ड में नहीं इन्वॉल्व थे, कम इन्वॉल्व थे। दिस प्रोपोर्शन वाज हायर दैन इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज। फॉर इंस्टेंट एग्जाम्पल के लिए अगर बात करते हैं हम तो फ्रांस को देख सकते हैं, जर्मनी को देख सकते हैं, जहाँ पर मात्र केवल 14 और 50% ही केवल क्या करते थे, एग्रीकल्चरल फील्ड में इन्वॉल्व थे। बाकी जो लोग पॉपुलेशन से अदर कई एक्टिविटी में इन्वॉल्व थी। द एम्पायर कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस फॉर द मार्केट्स एज वेल एज देयर ओन नीड्स एंड रशिया वाज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन्स। उसमें जो है ये कल्टिवेटर जो थे अपने नीड्स के साथ साथ जो है एक्सपोर्ट करने के लिए भी अनाजों की खेती करते थे, अनाजों को जो है ग्रो करते थे। तो ये था वहाँ पर लोगों की कंडीशंस। हम आगे बात करते हैं इंडस्ट्री की। जो यहाँ पर इंडस्ट्री थे वो बहुत कम ही मात्रा में वो हुआ करते थे। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वेयर द पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को, और मॉस्को खासकर जो है आपको इंडस्ट्रियल एरिया जो था यहाँ पर दो एरियाओं में देखने को मिल जाता था, जो पीटर्सबर्ग था और मॉस्को में था। क्राफ्ट पर्सन अंडर टूक मच ऑफ द प्रोडक्शन, और क्राफ्ट पर्सन इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा काम करते थे, यानी कि अपने घरों पे वर्क करते थे कंपनी के लिए। बट लार्ज फैक्ट्रीज एग्जिस्टेड alongside द क्राफ्ट वर्कशॉप। मैनी फैक्ट्री वे सेटअप इन 18 and 19, इसमें से बहुत सारी कंपनियां जो हैं 1890 के दशक में सेटअप हुई थी। वेन रशिया रेलवे नेटवर्क वार एक्सपेंडेड, जब रशिया में रेलवे की विस्तार हो रही थी उस समय। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज इंक्रीज, तो इंडस्ट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या हुआ था, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था। अब ये बात आपके सामने आएगी फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द एमएनसीज मेन बाय द फॉरेन कैपिटलिस्ट, है ना। जब दूसरे देश के मर्चेंट या ट्रेडर्स या पूंजीपति अपनी पूंजी को दूसरे कंट्री में लगाते हैं प्रोडक्शन को प्राप्त करने के लिए, अधिक से अधिक गेन को हासिल करने के लिए, तो क्या कहते हैं, वैसे इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट आपका कोल प्रोडक्शन डबल्ड एंड आयरन एंड स्टील आउटपुट quadrupled by the 1900 in some area. Factory workers and craft were almost equal in number, यानी कि 19 तक आते आते अभी देखा आप लोगों ने कि नियर अबाउट 1940 यानी कि 1914 के आसपास, यानी कि पहले दशक में जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है आपको एग्रीकल्चरल फील्ड में काम करते थे ग्रामीण इलाकों में, जबकि शहरी इलाकों में क्राफ्ट पर्सन जो अपने घरों पे वर्क करते थे कंपनी के लिए, और बहुत कम ही कंपनी हुआ करती थी जो लेबर को वर्क कराती थी। लेकिन आपको 1900 आते आते तक जो लेबर क्राफ्ट पर्सन के रूप में थे या फिर फैक्ट्री वर्कर के रूप में थे, इनके नंबर लगभग बराबर हो चुकी थी। यानी कि अब कुछ बहुत से लोग जो है कंपनी में वर्क करना स्टार्ट कर दिए थे 1900 के आते आते। मोस्ट इंडस्ट्रीज वाज द प्राइवेट प्रॉपर्टीज ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, उसमें बहुत सारे इंडस्ट्रीज कंपनी थे वो केवल प्राइवेट उद्योगपतियों का उस पर स्वामित्व हुआ करता था। गवर्नमेंट
सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्री, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी, कंपनियाँ हुआ करती थी, उसमें गवर्नमेंट हस्तक्षेप करती थी। गवर्नमेंट जो उसमें देखा करती थी कि जो कंपनी वर्क जो हो रहे हैं उसमें लेबरों की क्या कंडीशंस है, उसके टाइमिंग कितने काम लिया जाता है, उसका वेजेज क्या होता है। तो कंपनी के ऊपर कुछ गवर्नमेंट ने रूल सेट किया था कि आपको मिनिमम कितने आवर वर्क करने हैं, आपको मिनिमम वेजेज कितना दी जानी है, इसकी वहाँ पर निगरानी हुआ करती थी गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, गवर्नमेंट टू प्रोवाइड लार्ज फैक्ट्रीज टू इंश्योर मिनिमम वेजेज एंड लिमिटेड आवर्स टू ऑफ वर्क, बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर जो कंपनी का इंस्पेक्टर हुआ करता था, ऑब्जर्वर हुआ करता था, इस बात को वो मानता नहीं था और कभी कभी रूल को तोड़ देता था। इन क्राफ्ट यूनिट्स एंड स्मॉल वर्कशॉप द वर्किंग डेज वाज सम टाइम 15 आवर्स कंपेयर्ड विद द 10 to 12 आवर्स इन फैक्ट्री। वहीं अगर जो क्राफ्ट पर्सन हुआ करते थे या क्राफ्ट मैन हुआ करते थे, अपने वर्कशॉप में 15-15 घंटे काम करते थे, लेकिन वहीं जो लेबर कंपनी में काम करते थे उनका टाइम क्या था 10 to 12 आवर्स ओनली। अकोमोडेशंस वेरिड फ्रॉम रूम टू डोरमीटर्स, यानी जो इनके रहने की जो सुविधाएं थी वो अलग अलग लोगों में अलग अलग प्लेस पर डिफरेंट था। वर्कर्स वेयर डिवाइडेड सोशल ग्रुप, और ये वर्कर भी थे क्या थे, कई अलग अलग सामाजिक ग्रुपों में डिवाइड थे। सम हैड अ स्ट्रॉन्ग लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे केम, और कुछ ऐसे भी वर्कर थे जिनका जो लिंक था गाँव से बहुत जुड़ा हुआ था जहाँ से लोग आए थे। जैसे सपोज हमारे भी कंट्री में क्या होते हैं, बहुत से वर्कर जो हैं ग्रामीण इलाकों से जाते हैं अदर्स शहरों में काम करने के लिए, तो उनका लगाव जुड़ाव जो है कनेक्शन जो है गाँव से बहुत ज़्यादा होता है। इसे वोट देना होता तो अपने गांव पे वोट करते हैं, आते हैं, गांव के सरकार जो बनाते हैं और फिर अपने काम के लिए शहरों में लौट जाते हैं। वैसे वहाँ भी वर्कर थे, तो जो दो ग्रुपों में डिवाइड, उसमें कुछ ऐसे भी वर्कर थे जिनका लिंक जो है क्या था, गाँव से बहुत ज़्यादा गहरा हुआ था, जबकि दूसरे हुआ करते थे अदर्स हैड सेटल्ड इन सिटीज परमानेंटली। दूसरे वर्ग क्या थे, शहरों में हमेशा के लिए परमानेंटली वहीं पर जाकर रह चुके थे, सेटल्ड हो चुके थे। वर्कर्स वे डिवाइडेड बाय स्किल्स, और जो वर्कर जो थे अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग भी डिवाइडेड थे, हाई स्किल, लो स्किल, अनस्किल्ड, इस तरह से लेबर जो है डिवाइड थे। और मेटल वर्कर्स ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग रिकॉल्ड मेटल वर्कर्स, यानी जो धातु वर्क जो मतलब मेटल इंडस्ट्री में वर्क करने वाले जो लेबर हुआ करते थे उनको मेटल